हमने लास्ट टाइम पढ़ा था डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। किस पढ़ा था? एटॉमिक एंड हमने एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में लास्ट टाइम पढ़ा था डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो कि क्या था, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था। कैसा कॉन्सेप्ट था? थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था जो कि डेल्टन ने दिया था अबाउट एटम। किसके बारे में? अबाउट एटम। ठीक है। अब वो कुछ चीजें बताना भूल गए थे। भूल गए थे या इन द सेंस ड्रॉबैक्स क्या थे उनके, तो ड्रॉबैक क्या थे डेल्टन से? पहला, इन्होंने बोला था एटम इज इनडिविजिबल, मतलब इनडिवाइडेबल। एटम इज इनडिवाइडेबल। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि एटम टूट नहीं सकता। एटम इज अ सब यूनिट। जो ड्रॉबैक्स है, ड्रॉबैक्स मतलब क्या कमियां रह गई थी जो बाद में आने वाले समय में रदरफोर्ड ने पूरी करी। और दूसरा क्या था इनका, जो ये जो आइसोटोप्स होते हैं, जो आइसोटोप्स होते हैं सेम एलिमेंट के, उनके डिफरेंट मासेस क्यों होते हैं? ये ड्रॉबैक्स हो गए थे। अब हम पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी। रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी, या हम इसे मॉडल भी बोल सकते हैं। अब इन्होंने क्या करा, जो डेल्टन्स के ड्रॉबैक थे उन्हें कंप्लीट करा, उनका एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करा, रीजन प्रोवाइड करा। तो जो रदरफोर्ड है इसे हम क्या बोलते हैं? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। अब किसी भी एक्सपेरिमेंट को पढ़ने के लिए उसे तीन पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। पहला, कंस्ट्रक्शन, इस चीजों से बना हुआ है। दूसरा, ऑब्जर्वेशन, हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है उस एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद। और तीसरा, कंक्लूजन क्या है उस चीज का। ठीक है। अब अल्फा पार्टिकल्स, रदरफोर्ड ने जो गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट कराया था उसमें मेन रोल होता है अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? बेसिकली ये पॉजिटिव स्पीसीज है, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये दो प्रोटॉन एंड टू न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। अब ये जनरेट कब होता है? ये जनरेट होता है जब रेडियो एक्टिव डिके होता है। कौन सा डिके? रेडियो एक्टिव। जो कि यूरेनियम या जो भी ए ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, जब वो स्टेबल फॉर्म से मोस्ट स्टेबल की तरफ वो करते हैं तो उसमें अल्फा पार्टिकल डिके होता है। ठीक है। अब इसका रिप्रेजेंट क्या है? इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसे रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। और
4 हीलियम 2। अब आपके मन में डाउट हो रहा होगा, मैंने बोला था 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, लेकिन यहाँ तो 2 और 4 है, ये 2 रेशियो 2 का कैसे हो गया? तो हम किसी भी एटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है एटॉमिक मास, या इसे हम मास नंबर भी बोलते हैं। और ये क्या होता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स। और ये क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो अब यहाँ पे z की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4। z बराबर 4 दे रखा है। और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन p बराबर 2 दे रखा है। अब हमें न्यूट्रॉन निकालना है। अब ये तो सिंपल मैथ्स ही हो गई। अब हम पुट कर देंगे कितना? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर z। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी तो निकालनी है हमें। इसकी वैल्यू कितनी है? 2। ये कितना है? 4। ये तो सिंपल कैलकुलेशन नंबर। तो न्यूट्रॉन कितने हो गए? 2। और प्रोटॉन कितने हो गए? अपने 2। ये होता है अल्फा पार्टिकल का रिप्रेजेंटेशन। आपको समझ में आ गया होगा मैं 2, ये 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन क्यों बोल रहा हूँ। ये चीज समझ में आ गई होगी आपके। ये होता है अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंट था क्या? अब इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। तो इन्होंने क्या लिया? एक सोर्स तो लेना पड़ेगा अल्फा पार्टिकल के लिए। तो इन्होंने क्या लिया? एक सोर्स लिया जो कि अल्फा पार्टिकल लिमिट करेगा। दूसरा इन्होंने क्या लिया? एक गोल्ड फॉइल ली, इसे एक तरह से रिफ्लेक्ट करने के लिए, एक तरह का रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। और इन्होंने एक स्क्रीन ली। स्क्रीन किसकी थी? फ्लोरोसेंट स्क्रीन। अब क्या करा? फ्लोरोसेंट पे इन्होंने क्या करा? एक लेयर चढ़ाई। किसकी लेयर चढ़ाई? जिंक सल्फाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन में कि रदरफोर्ड ने किसकी लेयर चढ़ाई थी? इसकी लेयर चढ़ाई जिंक सल्फाइड की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब अब जो सोर्स है अल्फा पार्टिकल का, तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। अब क्या हुआ? यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। अब क्या देखा उन्होंने कि कुछ अल्फा पार्टिकल तो आर पार जा रहे हैं। मतलब हम, मतलब जो जिंक सल्फाइड है उसकी लेयरिंग करने के बाद भी कुछ एटम आर पार जा रहे हैं। और कुछ देखा, और कुछ देखे कि वो एक एंगल पे बेंड कर रहे हैं। जो कुछ पार्टिकल हैं वो एक एंगल पे बेंड कर रहे हैं निकलने के बाद। अब क्या हुआ? और कुछ बहुत ही कम, ना के बराबर। ना के बराबर तो नहीं, मतलब बहुत ही छोटे, वो क्या कर रहे हैं? वो बाउंस बैक कर रहे हैं। बाउंस बैक मतलब जैसे आप एक अप्रोक्स ले लीजिए, जैसे 12,000 अल्फा पार्टिकल पास हुए हैं, तो उनमें से एक क्या कर रहा है? बाउंस बैक कर रहा है। ठीक है। तो अब इसका ऑब्जर्वेशन देखते हैं। आपको समझ में आया कि कुछ अल्फा पार्टिकल तो स्क्रीन के बाहर चले गए, कुछ डाइवर्ट कर गए अपने आप को, और कुछ बाउंस बैक कर गए। अब हमें ऑब्जर्वेशन क्या हुआ?
पहला ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बताया कि अल्फा पार्टिकल पास कर गए स्क्रीन से, मतलब जो जिंक सल्फाइड की जो लेयरिंग करी है उसमें जो एटम्स है, इसका क्या मतलब हुआ, एटम्स हैविंग स्पेस बिटवीन देम, तभी तो वो आर पार जा पाएंगे। सोचने वाली बात है। दूसरा, अब मैंने आपको बताया वो एक पर्टिकुलर एंगल से मूव कर गए, मतलब रिफ्लेक्ट, एक तरह से बेंड हो गए, अपने आप को बेंड कर गए। अब मैंने आपको बताया अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, इस मींस एटम इज हैविंग सम पॉजिटिव चार्ज इन इट। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि जो एटम है वो रिफ्लेक्ट कर गए, रिफ्लेक्ट बोल लीजिए, बाउंस बैक कर गए, मतलब जाने के बाद वापस आ गए, इसका मतलब चार्ज डेंसिटी इज हाई, मतलब उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी क्या है, हाई है, इसलिए वो बाउंस बैक कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? अब इसका कंक्लूजन क्या हुआ? अब चार्ज डेंसिटी हाई का क्या मतलब है, वहां पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। आपने ये तो सुना होगा, पॉजिटिव चार्ज रिपल्स ईच अदर और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या निकला इससे? पहला कंक्लूजन, एटम इज, पहला कंक्लूजन क्या निकला कि एटम कुछ ऐसा कंटेन करता है, एटम इज कंटेनिंग अ स्मॉल पार्टिकल इन द सेंटर, तभी तो रिपल कर पा रहा है भाई वो। उस सेंटर को तो बोला गया न्यूक्लियस, और उस सेंटर के, इन द सेंटर, और जो सेंटर के अंदर था उसको बोला गया प्रोटॉन। ठीक है, अभी मैं आपको फिगर से समझाऊंगा तब और अच्छा आएगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड रिवॉल्व करता है इन फिक्स्ड ऑर्बिट। तीसरा क्या है, जो एटम है, एटम इज ए न्यूट्रल स्पीसीज। न्यूट्रल मतलब इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। और फोर्थ पॉइंट, फोर्थ और लास्ट, कि जो मास है वो उसके सेंटर पे प्रेजेंट है, मतलब जो न्यूक्लियस के सेंटर पे प्रेजेंट है। ठीक है, मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। ठीक है, ये उसके कंक्लूजन निकल के आया। अब मैं आपको बता दूं न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे वो करते हैं। अब ये सर्कल है, इस इसके अंदर प्रेजेंट है प्रोटॉन। प्रोटॉन मैंने आपको बताया पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज।
क्या प्रेजेंट है? ये क्या है? ये है न्यूट्रॉन्स। और ये प्रेजेंट है क्या? अभी बताया ना, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स। अब ऊपर ये हमने पढ़ा था क्या? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये चीज, ये जो चीज है, ये जो सर्कल है, ये क्या है? ये है न्यूक्लियस। और अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ये हो गए इलेक्ट्रॉन। ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, समझ में आ गया? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था ये, एटम इज कंटेनिंग ए स्मॉल पार्टिकल इन द सेंटर। तो न्यूक्लियस ये रहा, इसके सेंटर में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट। ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ना फिक्स्ड ऑर्बिट में। एटम इज अ न्यूट्रल स्पीसीज, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है वो बराबर होते हैं, और मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड। सारा मास यहीं पे सेंटर्ड है, मतलब कंसंट्रेटेड है। ठीक है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ये चीज क्या है? ये ये क्या हो गया? ये क्या? ये है शेल्स, जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, जो कि हम क्वांटम क्वांटम में पढ़ेंगे। क्या कि ये के शेल होती है, ये एल होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल करते हैं वो सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अब है ड्रॉबैक क्या है, मतलब क्या खामियां रह गई। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कोई 100% करेक्ट बता दे। समय के साथ साथ खामियां भी निकलती रहती हैं। पहला, ये कंफ्यूज थे कि जो इलेक्ट्रॉन, ये कंफ्यूज थे जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, उसको एनर्जी कौन दे रहा है? वो प्रोवाइड्स एनर्जी। अगर एनर्जी दे भी रहा है तो वो मूव कर रहा है, तो एनर्जी लूज हो रही होगी। एनर्जी ऑन मूविंग, एनर्जी ऑन मूविंग, जो एनर्जी है वो लूज हो रही होगी, एनर्जी का लॉस हो रहा होगा। तो वो लॉस कहाँ जा रहा है? क्योंकि हमने पढ़ा है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिवाइडेड, ओनली ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है। दूसरा क्या हो गया? अगर वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इन ए स्पाइरल वे, इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग, ये रहा न्यूक्लियस, ये ऐसे ऐसे, ये रहा न्यूक्लियस, इसके अकॉर्डिंग ऐसे 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 ऐसे। तो वो गिर क्यों नहीं जाता इसमें? वो फॉल क्यों नहीं हो जाता? वाई इलेक्ट्रॉन डज नॉट फॉल इनटू इट। और तीसरा, दो सॉरी, सेकंड पॉइंट क्या था कि जितने भी एटॉमिक स्पेक्ट्रा आते हैं वो अलग अलग क्यों होते हैं एलिमेंट के लिए? वाई वाई देयर इज
स्पेक्ट्रा फॉर डिफरेंट एलिमेंट, जो कि आने वाले समय में बताएगा। मतलब जो अलग थ्योरी आई थी उसमें बताया था। और अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी कहाँ गई, इसकी स्टेबिलिटी कैसे पता चलेगी। मतलब आधा तो उनका इलेक्ट्रॉन के ऊपर था कि इलेक्ट्रॉन मूव कैसे कर रहा है, उसकी स्टेबिलिटी कौन कौन देख रहा है, अब वो गिर क्यों नहीं जाता उसके अंदर। और दूसरा था कि डिफरेंट एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्यों दिखाता है। तो ये था किसका, रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी का। इसके बाद आते बोर्ड्स के पोस्टुलेट और बहुत सारी चीजें, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना। और मेरा नाम है प्रशांत। तो एक बार क्या कहते हैं, रिकैप हो जाए। तो हमने क्या पढ़ा, एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो उसमें हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था डेल्टन्स के बारे में। उन्होंने एटम को बताया था एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में। लेकिन उसके बाद आते हैं रदरफोर्ड, जिन्होंने एक कोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट करके बताया और उन्होंने समझाया कि एटम दिखता कैसे। डेल्टन्स के अकॉर्डिंग एटम से और डिवाइड नहीं हो सकते, फर्दर हम उसे तोड़ नहीं सकते, लेकिन इन्होंने दिखाया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस भी है, प्रोटॉन्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन भी हैं। ठीक है। और इन्होंने अल्फा पार्टिकल का इस्तेमाल करा था। और ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास वाला। और ये आप फिगर से समझ सकते हैं कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स तो बाहर चले गए, कुछ पर्टिकुलर एंगल पे मूव कर गए, बेंड हो गए, और कुछ तो बाउंस बैक कर गए। और इसका ऑब्जर्वेशन ये रहा, कंक्लूजन। और ये स्ट्रक्चर समझने के लिए और इसके ड्रॉबैक। ओके, थैंक यू।